हेलो स्टूडेंट्स, हम क्या स्टार्ट किया था? हमने फ्यूरिन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो फ्यूरिन के अंदर हमने बनाने के मेथड्स देख लिए थे, उसके बाद में हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं फ्यूरिन की वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं पायरोल से, ठीक है। किस उसमें कहा था मैंने आपसे कि पायरोल से डिफरेंट क्यों होता है फ्यूरिन? क्योंकि पायरोल के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि फ्यूरिन के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। ये क्यों कम होता है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है रिंग के अंदर उतना इजीली नहीं देता जितना कि नाइट्रोजन देता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्यूरेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो उस तरीके की रिएक्शंस देते हैं जैसे कि वो सिंगल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स देते हैं, ठीक है। 1,4-डाइन जिस तरीके की रिएक्शंस देते हैं ये उस तरीके की रिएक्शंस भी शो कर देता है, जैसे कि डील-सैडर रिएक्शन दे देता है, कुछ एडिशन रिएक्शंस भी दे देता है। लेकिन पायरोल बहुत लिमिटेड, सिर्फ 2 ही ऐसी रिएक्शंस थी जो हमने देखा था कि उसके अंदर बनता है एडक्ट, है ना। मतलब 2 ही हमने योगात्मक अभिक्रियाएं देखी थी, एडिशन रिएक्शंस देखी थी। अदरवाइज वो जो है वो हाईली एरोमेटिक होता है, लेकिन फ्यूरिन जो है वो उसके कंपैरिजन में कम एरोमेटिक होता है, इसलिए ये डबल बॉन्ड वाली रिएक्शंस भी दे देते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस देता है वो अपन देखते हैं, पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो फ्यूरेन है वो कम एरोमेटिक होता है पायरोल और थायोफील से, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाएं कहाँ होंगी? जहाँ पे अनसैचुरेशन होगा, असंतृप्तता होगी, और अनसैचुरेशन कहाँ है? जो फ्यूरेन के अंदर डबल बॉन्ड है वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं हम इसका, किससे? पैलेडियम और पैलेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। और हम क्या ले सकते हैं? रेने निकल भी ले सकते हैं, ठीक है। या तो हम ये लें या फिर हम ये लें, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। दोनों ही कंडीशन में हम क्या करवा सकते हैं? उसका हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं। हाइड्रोजनेशन करवाने पे कंप्लीट हाइड्रोजनाइज हो जाएगा और क्या बनेगा? इसका क्या नाम है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। फ्यूरेन तो यह इसलिए कहा क्योंकि हमने इसके हाइड्रोजनेशन से बनाया इसको, और ये 4 कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन जो है, तो हमने इसका नाम दिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इसकी जगह पे 5 कार्बन होते तो ऐसा कुछ होता तो इसका नाम होता टेट्राहाइड्रोपैरेनिल, ठीक है। याद रहेगा, ऐसे बता दिया आपकी नॉलेज के लिए, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर के साथ में ये क्या करता है? अगर आपने फ्यूरेन को ऐसे एयर के अंदर खुला छोड़ दिया तो क्या होगा? इसके अंदर ये फ्यूरेन 2,5 पेरोक्साइड बनता है और ये पॉलीमर बना लेता है, ठीक है। ये इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा पॉलीमर बनाने का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसने फ्यूरेन 2,5 पेरोक्साइड बनाया, ये जो डबल बॉन्ड्स थे यहाँ पे इस तरीके से हुए कि एक डबल बॉन्ड पे क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए, और फिर इन्होंने साथ में और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के क्या बना लिया? पॉलीमर बना लिया, बहुलक का निर्माण कर लिया। हो गई 2 रिएक्शंस। थर्ड रिएक्शन, ये बड़ी अच्छी सी रिएक्शन है, ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। मतलब डील-सैडर आपके नाम से आपको पता होनी चाहिए क्या होती है डील-सैडर रिएक्शन। वैसे तो आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी। 1,3-ब्यूटाडाइन जो होती है, इस तरीके से अगर किसी कोई भी ऐसा हो सकता है और डबल बॉन्ड जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर ये ना भी होते, केवल डबल बॉन्ड भी होता, तो भी कुछ ऐसे कंपाउंड से 1,3-ब्यूटाडाइन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ के क्या बनाता है? साइक्लोहेक्सीन। ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हो डील-सैडर की, है ना। अब देखो क्या है, फ्यूरेन भी इसी तरीके से बिहेव करता है 1,3-ब्यूटाडाइन की तरह, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये एरोमेटिक कैरेक्टर कम शो करता है। कम शो करने का मतलब है कि इसके अंदर जो डीलोकलाइजेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो कंपैरेटिवली कम होता है, इसीलिए इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएंगे, तो ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आएंगे, ठीक है। जोड़ दो इनको, जहाँ जहाँ मैंने डॉट लगाया है, ये बनेगा 1,4 एडक्ट बन जाएगा। 1,4 एडक्ट या 1,4 योगात्मक उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। इसको 1,4 नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये फर्स्ट और फोर्थ पे इस तरीके से ऑक्सीजन इसमें सेंटर में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? 1,4 एडक्ट, ठीक है ना। अब क्या होगा इसके अंदर? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के पास आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आएंगे और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा,
ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन बाहर निकल रहा है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वो H2O बनाते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। बाकी तो इसमें ये जुड़ा हुआ ही है यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल, तो बस ये बन गया अपना थैलिक एनहाइड्राइड। तो डेज एल्डर रिएक्शन से आप क्या बना सकते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अच्छी सी रिएक्शन है, इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना वरना तो इजी है रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, सोडियम एसिटेट और ब्रोमीन के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो, ठीक है, सोडियम एसिटेट ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, अगर हम इस तरीके से इसकी एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर दोनों एसाइल ग्रुप जो है यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएंगे दोनों जगह पे। और जब हम इसका डिस्टिलेशन करवाएंगे, आसवन करवाएंगे, आसवन करवाने पे, डिस्टिलेशन करवाने पे क्या होगा, एक ग्रुप बाहर निकल जाएगा और क्या बच जाएगा, एक ग्रुप रह जाएगा। तो उसको हम क्या नाम है उसका, 2-एसिटॉक्सीफ्यूरिन, ठीक है। ये 4 रिएक्शन हुई, आगे देखते हैं। इसके बाद एडिशन रिएक्शंस तो यही हैं। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसी रिएक्शन देते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आगे देखते चलो। हाँ बच्चों, नेक्स्ट आ गई इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट जो है वो ये है कि जो फ्यूरिन होता है इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर कम होता है, ठीक है, पहली बात। अब इसका एरोमेटिक कैरेक्टर कम होता है, इसका क्या मतलब है, जब हम कहते हैं कि कोई एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, इसका मतलब होता है कि हम कहते हैं वो हाईली स्टेबल है, कहते हैं ना ये वाली बात। अब एरोमेटिसिटी का रिलेशन है स्टेबिलिटी से, ठीक है, स्थायित्व से। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो फ्यूरिन है वो कम एरोमेटिक है, तो इसका मतलब है वो कम स्थायी है। कम स्थायी का मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ज़्यादा क्रियाशील है। क्यों ज़्यादा क्रियाशील है, क्योंकि उसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो कम है, ठीक है। अब वो ज़्यादा क्रियाशील है तो भाई उसकी इच्छा होगी मैं बहुत सारे रिएक्शंस करूं, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि कुछ बनाया प्रोडक्ट और वो बैठ गया, नहीं, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, वो और रिएक्शन करना चाहता है और ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है, ठीक है ना। और वो स्टेबिलिटी उसको नहीं आती तो रिएक्टिव है वो, ठीक है। रिएक्टिव वही होता है जो कम स्टेबल होता है, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता ही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये ज़्यादा ज़्यादा क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, तो फिर क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक बाकी से अलग है। वो ये अलग है कि हम जब भी एसिड की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन कराते हैं ना, मान लो हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें एसिड प्रेजेंट है या एसिडिक मीडियम है या H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम देखते ही ये बावला हो जाता है और ये क्या रिएक्शन करता ही जाता है। जब रिएक्शन होती जाती है तो क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। तो ये क्या बनाता है, बहुलक का निर्माण करता है अगर अम्ल उपस्थित हो तो, ठीक है। आगे बात समझ में, मतलब इसको एक तरीके से एनर्जी बूस्टर है इसके लिए एसिड। जैसे इसको अम्ल दिखता है बस हो गया बावला, फिर तो जो रिएक्शन आप करवाओगे अगर उसमें एसिड है तो वो रिएक्शन होती ही जाएगी, वो बहुलक बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हम कहते हैं कि अब फिर हम कैसे रिएक्शन कराएं, तो इसके लिए हमें थोड़ी डिफरेंट कंडीशंस लेनी होगी तभी हम रिएक्शन करवा पाएंगे अगर हमें कोई भी रिएक्शन करा दिए तो। जैसे कि मानो आपको पता है कि जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं, हमने नाइट्रेटिक एजेंट क्या लिया था, H2SO4 और HNO3। अब H2SO4 देखेगा तो ये तो पागल हो जाएगा, क्या ये रुक जाएगा, इसका नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा, नहीं, फिर तो ये पॉलीमर ही बनाएगा। तो हम चाहते हैं कि नाइट्रो कंपाउंड बने, तो हम क्या करते हैं, इसकी में अलग तरीके के रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि इसमें रिएक्शंस पॉसिबल हो सके। तो फर्स्ट इसमें हमने लिया एसिटिल नाइट्रेट लिया हमने, इसका नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, एसिटिल नाइट्रेट, तब जाके इस पर नाइट्रेशन हुआ। बाकी प्रोडक्ट तो नॉर्मली है, नाइट्रोफ्यूरेन है ना। लेकिन इसको आप जो हम नॉर्मली आज तक पढ़ते हुए आए हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे ये काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे हमें एक डिफरेंट नाइट्रेटिक एजेंट लेना पड़ेगा और वो क्या है, एसिटिल नाइट्रेट, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव बनता है फ्यूरेन से, ठीक है। जैसे फ्यूरेन है मतलब इसमें सल्फोनिक एसिड लगेगा एक तरीके से, तो किसकी प्रेजेंस में होता है, एक तो SO3 हमने लिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये क्या है, पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन की प्रेजेंस है, पिरिडीन यहाँ पे क्या है, बेस है। पिरिडीन आपको पता होना चाहिए बेस की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो फिर ये हो गई इसके साथ में रिएक्शन, फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड बन गया।
अब बात करते हैं ब्रोमीन। यहाँ पे जब हैलोजिनेशन करवाते हैं तो भी बड़ी अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि हैलोजिनेशन जो करवाया जाता है उसमें एसिड HBr बनता है, और HBr हो या HX हो, कुछ भी हो, ये कैसे बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब तुम सोचो एसिड बन गया मतलब फ्यूरिन तो हो गया बावला, अब क्या करेगा, ये रिएक्शन करता ही जाएगा और क्या बना लेगा, पॉलीमर बना लेगा। तो हम चाहते हैं कि ये बावला ना हो, तो हम HBr जो है इसके अंदर, जो हम चाह रहे थे ना कि ये अगर नॉर्मल ब्रोमीन लिया और रिएक्शन कराई तो हो जाएगा ब्रोमिनेशन, नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर, कौन सा मॉलिक्यूल, फ्यूरेन के अंदर एक ऐसा सब्सटीट्यूएंट लेना पड़ेगा जिससे इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें एक ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। जब भी हमें इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवानी हो एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या करना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, -I ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होता है, वो रिएक्शन हो जाती है, और जब फाइनल जो हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो हम उस ग्रुप को हटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हैलोजिनेशन का। जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें COOH ग्रुप लगा हुआ ले लेते हैं। तो ये क्या है, -I इफेक्ट होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो होती है ना फ्यूरेन की, वो कम हो जाती है। अब ये उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहता, क्योंकि इसमें एक ऐसा समूह लगा हुआ है जो इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर अवेलेबल ही नहीं रहेंगे, तो ये फिर पॉलीमर नहीं बना पाएगा। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से ग्रुप लगाओ -I ग्रुप, एक जनरल बात भी है ये। ठीक है ना, अगर हमें इसकी रिएक्शन करवानी है, हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन हो जो नॉर्मल कंडीशन में एसिड से होती है, तो हम क्या करें, उसे -I ग्रुप लगा दें। ठीक है ना, यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल ये दिया भी है आपको कि इसमें हमने लगा दिया COOH। अब ब्रोमीन इस पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगी, HBr बाहर निकलेगा, एसिड, तो ये थोड़ा बावला नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स छीनने वाला एक समूह जुड़ा हुआ है इससे, जो इसको बैलेंस बना के रखेगा। नहीं, शांति से बैठा रहो चुपचाप। एक तरीके से आप लोग ज़्यादा मस्ती करते हो जब टीचर नहीं होती है तो, लेकिन अगर क्लास में टीचर आ गई तो चुपचाप डिसिप्लिन से बैठ जाते हो, होता है ना। तो बस यही है, यहाँ पे COOH इसकी चौकीदारी के लिए बिठा दिया कि अब तू शांति से बैठा रहे, अब तूने मस्ती करी तो फिर देख लियो, तो फिर ये क्या कर देगा, इसको कंट्रोल में, डिसिप्लिन में रखेगा, बस एक ही BR लगेगी तुझ पे। ठीक है, अब हमें इसको हटाना है, तो क्यूनोलिन ले लो, कॉपर ले लो, तो क्या होगा, गर्म करने पे CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगी। कॉपर यहाँ पे चूर्ण लिया जाता है, पाउडर। ठीक है, तो ये क्या होगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगी, तो COOH ग्रुप हट गया। तो बस अपना जो अपन को चाहिए था, ये डायरेक्ट नहीं मिलता है ना, ये नहीं मिलता डायरेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे COOH लगा हुआ फ्यूरेन लिया था। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, हमें करवाना है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जब हम करवाना चाहते हैं तो हम इसके हाथ पर बांध देते हैं। ठीक है, हाथ पर बांध देने से मतलब है कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, पर ये होती दोनों तरफ है, इसमें दोनों तरफ Cl लगता है, लेकिन -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन पॉसिबल होती है इसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज करने पे। टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो ठंड के मारे ठिठुरा हुआ रहेगा ना, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। आप लोग अगर कहीं बहुत ठंडी जगह पे चले जाओ, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तब तो खूब एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सब काम कर रहे हो, लेकिन इतनी ठंड हो रही है कि आप लोग अपनी जगह से हिलने का भी मन नहीं कर रहा ठंड के मारे, रजाई में से निकलते नहीं हो ना। जब सर्दी होती है तो क्या हो गया, आपकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठंड में चुपचाप से शांति से रजाई में बैठे रहने का मन करता है। बस इसका भी ऐसा ही है कुछ। तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या हो गया, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो इसने क्या करा, ठीक है भाई जुड़ जाओ दोनों तरफ क्लोरीन, शांति से बैठ गया। ओके, अब आते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। ये नहीं है, कई बार नाम सुना है ना। गाटरमान कोच का रिएजेंट क्या है, HCN HCl, क्या जुड़ता है, CHO, क्या बनता है, फरफ्यूरिल। फरफ्यूरिल से ही हमने स्टार्ट किया था, फ्यूरेन जब स्टार्ट किया था तो क्या कहा था इसको, और क्या कहते हैं, फरफ्यूरिल, क्योंकि फरफ्यूरिल जो है इसका एल्डिहाइड है। किससे बनाया जाता है, इसको याद होगा ना, आप लोगों को बताया था ना मैंने, चावल की भूसी से बनाया जाता है इसको, है ना। उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, फरफ्यूरिल। आगे देखो, इसमें क्या होता है, जब ये फरफ्यूरिल बनता है तो हम इसमें क्या करते हैं, अमोनिया से इसकी रिएक्शन कराते हैं। अमोनिया से रिएक्शन कराने पे इसमें इस तरीके का एक हाइड्रोफ्यूरिमाइड बनता है। क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल इसके लिए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हमने अमोनिया के लिए। तो अमोनिया जो होती है, किस तरीके से इसमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये NH यहाँ पे 2 लगा दो, ये CH लगा रहने दो, ये H2O बाहर निकलता है, तो यहाँ पे क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है ना। फिर यहाँ से ये H भी हटता है, फिर दूसरा इसका मॉलिक्यूल यहाँ आके जुड़ता है। तो इस तरीके से क्या करती है, हाइड्रोफ्यूरिमाइड बनाती है। 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे H2O भी निकलते हैं,
इस तरीके से सेम जैसा ये बना है वैसे दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो दोनों नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन होंगे वो और जो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन होगा वो, तो एक यहाँ से निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो इनके जुड़ने पे निकला, एक इनका जुड़ने पे मिला, और ये दोनों मॉलिक्यूल जब इससे जुड़े तब यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला। तो ये क्या बन गया? हाइड्रोफ्यूरेमाइड। आ गई बात समझ में? तो ये हो गई कुछ रिएक्शंस, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप लोगों को पता है वेल नोन बढ़िया रिएक्शन है। ये आप लोगों की एल्केलाइजेशन भी करवा सकते हैं हम इससे, और एसाइलेशन भी करवा सकते हैं, है ना। एसिटिलीकरण भी करवा सकते हैं और एल्किलीकरण भी करवा सकते हैं। नॉर्मल की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे भाई एसिटिलीकरण तो फिर भी हो सकता है ना। एसिटिलीकरण तो फिर भी हो सकता है ये इसकी प्रेजेंस में केवल, लेकिन हम इसका एल्किलीकरण नहीं करवा सकते। एल्किलीकरण करवाने पे हमें क्या लेना पड़ता था? हमें एक एसिड लेते थे। हम ध्यान है आप लोगों को, एल्काइलेशन जब करवाते हैं तो AlCl3 लेते हैं। AlCl3 लेने पे क्या होता है, यहाँ पे वही पॉलीमर बन जाता है। ये हो जाता है बहुत खुशी के अंदर जुड़ता ही जाता है अपने मॉलिक्यूल्स के साथ में, ठीक है ना। तो हम एल्काइलेशन नहीं करवा सकते इसके अंदर। एल्काइलेशन इज नॉट पॉसिबल बाय 3 रेडिकल रिएक्शन, लेकिन इसमें हम क्या करवा सकते हैं? एसाइलेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ट्राइफ्लोरोबोरोइन कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में। हम इसमें क्या करवा सकते हैं? एल्साइलेशन करवा सकते हैं। आगे बात समझ? क्या लिया है हमने यहाँ पे? ईथर ट्राइफ्लोरोबोरोन कॉम्प्लेक्स। ईथर ट्राइफ्लोरोबोरोन संकुल हमने लिया है। इसकी उपस्थिति में एसिटिलीकरण तो हो जाता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में या फिर AlCl3 की उपस्थिति में भी एसाइलेशन नहीं होता, पॉलीमर ही बनता है, ठीक है ना। तो एसाइलेशन में क्या होता है? बस एसाइल ग्रुप आके यहाँ पे लग जाता है। एसाइल ग्रुप यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, यही होता है ना। बेंजीन रिंग पे यही तो लगाते हैं अपन। वो एसिटिलीकरण करें या एल्काइलीकरण करें, दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं? वहाँ पे R लगता है एल्काइलेशन के अंदर, यहाँ पे एसिडिल ग्रुप लगता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना फ्रीडल क्राफ्ट से हम क्या कर सकते हैं? बेंजीन रिंग के ऊपर हमेशा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर हम एसिडिल ग्रुप लगा सकते हैं या एल्किल समूह लगा सकते हैं। लेकिन फ्यूरेन के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ पे केवल इस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में ही इसमें एसिटिलीकरण करवा सकते हैं, लेकिन एल्किलेशन तो नहीं करवा सकते। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखो मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में। मर्क्यूरिक क्लोराइड क्या होता है? HgCl2। इसके साथ में हम रिएक्शन करवाएं सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? यहाँ पे HgCl लग जाता है। अब ये जो HgCl लगा है, ये जो मेटेलिक कंपाउंड बना है, अब इसकी अगर हम ब्रोमीन या फिर आयोडीन के साथ में किसी से भी रिएक्शन करवाएं, ब्रोमीन या आयोडीन की ही बात कर रहे हैं, तो हैलोजन आ जाएगा, ठीक है। हम देखो यहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर हमें इसका हैलोजिनेशन करवाना है ना, तो थ्रू हम मर्क्यूरिक क्लोराइड भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके अलावा हम एसाइलेशन भी करवा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एसाइलेशन जो हमने फ्रीडल क्राफ्ट से करवाया ना इसकी प्रेजेंस में, वो हम थ्रू HgCl2 भी करवा सकते हैं। आगे बात समझ? ये कंपाउंड हम पहले भी बना लिया, ये भी बना लिया, ये तो अभी बनाया अपन ने ये वाला। तो इसके 2 मेथड हो गए इसको बनाने के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए N-ब्यूटिल लिथियम। N-ब्यूटिल लिथियम जो है अपन इसके साथ में जब रिएक्शन करते हैं, अपन ने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ लिया है, हमें पता है कि ये क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन अगर कहीं पे है तो उसको निकाल लेगा, तो H यहाँ से निकाल के ये तो बना लेगा ब्यूटेन। अब जो लिथियम है वो लिथियम यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब लिथियम क्या है? जैसे ही हम इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आके इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है और एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्यूरिक एसिड में, COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बन गया अपना फ्यूरिक एसिड। अब है गॉमबर्ग रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ठीक है। गॉमबर्ग रिएक्शन। गॉमबर्ग रिएक्शन क्या होती है? अच्छी सी रिएक्शन है। गॉमबर्ग किसकी प्रेजेंस में लेते हैं हम? डायज़ोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। N2+Cl- जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एरिनियम डायएज़ो क्लोराइड, ठीक है। डायएज़ो क्लोराइड ये एक बहुत अच्छा सा कंपाउंड है। अगर हम चाहते हैं कि बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके लगे, तो हम क्या करते हैं? इसको डायज़ोनियम बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं? इसको ये अपने आप हट जाएगा, सॉल्ट है, जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ पे वो लग जाएगा, मतलब बेंजीन रिंग पे। तो बेंजीन रिंग ही तो है Ar, ये हट निकल जाएगा, यहाँ से H निकलेगा बाहर, HCl निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा, और ये Ar कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना बन गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे फ्यूरेन, है ना। बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये हो गई आपकी यहाँ तक रिएक्शन। आगे देखते हैं।
देखो एक करेक्शन करना, अभी मैंने आपको बॉम्बर्ग रिएक्शन करवाई ना, उसके अंदर हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आके उसके ऊपर जुड़ रहा है। तो जो फ्यूरेन है, मैंने जो बोला था सेंटेंस जल्दीबाजी में कि फ्यूरेन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं, वो किसकी तरह कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। हम बेंजीन रिंग के ऊपर जो जोड़ रहे हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह आके जुड़ रहे हैं, मतलब बेंजीन रिंग इसके लिए क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, ये दिमाग में रखना। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब फ्यूरेन के ऊपर जो आ रहा है ना वो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, मतलब अब कौन आके जुड़ रहा है, बेंजीन, तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है ना, ये करेक्ट कर लेना। मनीष रिएक्शन, अभी तक हमारी लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, वो कंटिन्यूएशन में ही नंबर, मैंने वैसे तो स्टार्ट तो उससे किया था रोमन वाले से, तो तुम लोग कंटिन्यूएशन में रोमन वाले से ही कर लेना, है ना। तो ये 9th नंबर है, इसको इस तरीके से कंटिन्यू करना रोमन में। अब मनीष रिएक्शन में क्या होता है, CH3CHO एल्डिहाइड लेते हैं और सेकेंडरी अमीन लेते हैं, तो क्या होता है इसके अंदर, ये कंपाउंड बनता है डायमिथाइल अमीनो मिथाइल फ्यूरेन। ठीक है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव बनता है टर्शरी मनीष रिएक्शन के अंदर। ओके, मैकेनिज्म अपने है नहीं तो ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं आप लोगों को। फॉर्मेशन ऑफ थायोफिन, हम थायोफिन बना सकते हैं इसमें P4S57 की प्रेजेंस में, अगर गर्म करें तो थायोफिन बनता है, और अमोनिया और Al2CO3 की प्रेजेंस में, एल्यूमिना की प्रेजेंस में पायरोल बनता है। ठीक है, डिसोसिएशन हम करवा सकते हैं इसके अंदर, अगर हम मिथेनॉल ले लें और HCl ले लें तो क्या हो जाता है, रिंग टूट जाती है और इस तरीके से ये डिसोसिएट हो जाती है। ठीक है, मतलब रिंग ओपन हो गई। आगे बात समझ, तो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट। ये डिफरेंट रिएक्शंस है, ठीक है, ये वाली और ये वाली लास्ट में। इनको आप चाहो तो हमने फर्स्ट पढ़ी थी एडिशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर यहाँ तक रिएक्शंस है। ठीक है, तो रोमन में उसको कंटिन्यू कर लेना। फिर ये रिएक्शन आ गई आपकी 3rd नंबर की, फिर ये आ गई लास्ट आपकी 4th नंबर की। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी जो है स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे थायोफिन। हमने एल्डोल कंडेंसेशन देखा था, उसके अंदर आप लोगों ने क्या देखा, मैंने आपको क्या बताया था, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो ही एल्डोल कंडेंसेशन होता है। ठीक है, अब बात आती है कैनिजारो की। कैनिजारो जो है एल्डोल का उल्टा हो गया, जो कैनिजारो देगा उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कार्बन के पास में जो भी है, एक H, ये H, दोनों H है, मतलब एक भी अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, तो कैनिजारो के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, जो एल्डोल नहीं देता है क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं हमें वही रिक्वायरमेंट है जो एल्डोल के लिए नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो अपन की हो गई रिक्वायरमेंट कंप्लीट। कैनिजारो जो है बेस की प्रेजेंस में, इसमें एक तो बनता है अल्कोहल और एक बनता है इसके अंदर सॉल्ट, जिसका कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो आप ये देख सकते हो, हमने यहाँ पे जो 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए हैं, इन 2 में से एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल का तो क्या हुआ है, रिडक्शन, अल्कोहल बन गया, एक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे इसके ऊपर H लगा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमने किसकी प्रेजेंस में करवाई है, बेस की प्रेजेंस में करवाई है। और आपको पता है जो बेस होता है वो क्या काम करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो HCOOH, COOH के ऊपर H रह सकता है क्या, नहीं रह सकता, वो उसको रहने ही नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्ट के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे आप H नहीं लिख सकते, जब बेस प्रेजेंट है तो बेस की प्रेजेंस में आप यहाँ पे H नहीं लिख सकते क्योंकि उस कंडीशन के अंदर ये H इसको ये रहने ही नहीं देगा। ठीक है ना, बेस का काम ही होता है एसिडिक प्रोटोन को निकालना, तो ध्यान रखना इस बात को, कभी भी आप यहाँ पे HCOOH नहीं लिखना कैनिजारो के अंदर। बात आती है इसके मैकेनिज्म की। देखिए पहले, सबसे पहले क्या होगा, जो बेस अपन ने लिया है वो अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा सबसे पहले। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद में जो ये अपना बना है, अब क्या होगा इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पे ये जो हाइड्राइड है ये निकलेगा बाहर। तो जब ये हाइड्राइड निकलेगा तो कहाँ जाके जुड़ेगा, इसके ऊपर, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल था एल्डिहाइड का दूसरा वाला, पहले तो अल्कोहल के जो बेस लिया था अपन ने, उसने अटैक किया, ये बना। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें से हाइड्राइड शिफ्ट होगा इसके ऊपर। जब इसके ऊपर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये क्या करेगा, जब इसके ऊपर हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ से हाइड्राइड का मतलब पता है H- होता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ये बन गया। अब इसमें हम एक H और एसिडिक, इसमें जो H निकला भी था ना, कहाँ पे अपना हाइड्राइड शिफ्ट तो हो ही गया यहाँ पे। और ये जो OH अपन ने लिया है, यहाँ पे मीडियम में हम एसिडिक मीडियम भी देंगे इसको, तो ये क्या होगा, H+ भी लग जाएगा इसमें, तो मिथेनॉल बन जाएगा। और जब यहाँ से H निकलेगा
क्योंकि देखो अभी यहाँ से अगर हमने बाहर से कुछ नहीं दिया है, बेस लिया है अपन ने, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो यहाँ से जो H निकलता है वो कहाँ जाके लगता है, यहाँ पे जाके लगता है। आगे बात समझ, क्योंकि एक तो अपने पास ये नेगेटिव चार्ज है, एक ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों में से H किस पे ऊपर जाके लगेगा, जो कम एसिडिक होगा, कम अम्लीय होगा। तो कम अम्लीय कौन है, ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर लगाएंगे तो ये स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज अगर H को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम अगर H को लगाते हैं तो H निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए है कि हम यहाँ पे तो H लगा देते हैं, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा अम्लीय होता है उसके ऊपर हम H+ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन ज़्यादा अम्लीय है, ये वाला, इसलिए हमने यहाँ पे H हटा दिया और कहाँ लगा दिया, इसके ऊपर। तो अपन के क्या हुआ, दो एल्डिहाइड के हमने अणु लिए थे, एक का तो क्या हुआ, अपचयन हुआ, दूसरे का ऑक्सीकरण हुआ। जिसका अपचयन हुआ उसका बना अल्कोहल, जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसका बना एसिड। एसिड के ऊपर H नहीं लगाएंगे, कारण क्योंकि यहाँ पे क्षार उपस्थित है। आगे बात समझ में।